यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज ऑडिटर्स से रिलेटेड सेक्शंस, ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स आज शुरू होने वाले हैं। तो प्लीज कम टू दिस पर्टिकुलर जोन इन योर, सम ऑफ यू हैव इट इन योर वॉल्यूम 1B, सम ऑफ यू हैव इट इन योर जेरोक्स शीट या आपके कंपोजिट बुक में होगा। और कल शाम से मैंने कई बार आपके कैलकाटा के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था दैट प्लीज ब्रिंग दैट पर्टिकुलर बुक विच हैज ऑडिट रिलेटेड सेक्शंस। इंडेक्स में भी देखा हुआ मिल जाता है। सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, बी रेडी। अभी तक आप रेडी हो गए होने चाहिए थे। चलिए, सीए जो लोग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो बड़े होकर मतलब उनको एक बचपन से कॉन्सेप्ट पता होता है कि हम किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे। कौन सा ऑडिट करेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट। सर मैं सीएस कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? सेक्रेटरियल ऑडिट। कुछ कुछ कंपनीज का होता है, सारी कंपनीज का नहीं होता है। बट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, आपके अकाउंट्स टीचर्स भी बोले होंगे लाइफ में कभी, हर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। मैं समझाऊंगा, मीनिंग समझाऊंगा। बट सेक्रेटरियल ऑडिट जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, वो हर कंपनी का नहीं होता है। तो इधर सीएमए भाई लोग मेरे उदास हो गए, सर हम लोग, तुम लोग भी बहुत अच्छा करने वाला है। सीएमए वाले लोग कॉस्ट ऑडिट करेंगे। यानी समाज में बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। आप जब बड़े हो जाओगे या पढ़ चुके होंगे आपने टैक्स में, टैक्स ऑडिट भी होता है कुछ कुछ टाइप के बिजनेस एंड प्रोफेशन का। अगर आपने एग्जाम दिया है ग्रुप या देने वाले हो, पता होगा आपको। तो आज हमारा डिस्कशन, ऑल ऑफ यू, हमारा डिस्कशन रहने वाला है इस शब्द पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। यानी कि हम लोग कंपनीज एक्ट के ये सेक्शंस है, ये जो सेक्शंस के रेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज रेंजेस आर बिलोंगिंग टू द कंपनीज एक्ट। और वो भी ये जो रेंज है जो अभी हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं, सेक्शन 138 से लेकर 148 का रेंज, जो लॉ, ऑडिट, गवर्नेंस हर पेपर में आता है। तो ये जो रेंजेस हैं, ये रेंज स्टैट्यूटरी ऑडिट का होता है। सर मीनिंग क्या है मुझे बताइए। बताता हूं। ये जो रेंज है, ये रेंज स्टैट्यूटरी ऑडिट का रेंज है। रिमेंबर दिस रेंज इज नॉट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, दिस रेंज इज नॉट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये रेंज स्टैट्यूटरी ऑडिट का रेंज है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, आखिर ऑडिट होता क्या है। एक हार्डकोर ऑडिट की क्लासेस जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग और पढ़ते हैं, वो अभी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। बट स्टिल, क्योंकि मन में ख्याल आ सकता है दैट व्हाट इज एन ऑडिट, तो एक पेशकश आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जस्ट रीड करिएगा इसको, अभी लिखना मत। जब प्योर ऑडिट की क्लासेस हम लोग करवाते हैं तब उसमें ये सब डिस्कस होता है। अभी आज का डिस्कशन हमारा इस पर नहीं है, बट फिर भी अगर मन में ख्याल आए व्हाट इज ऑडिट, इंग्लिश देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, नो नीड टू कॉपी नाउ। ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज के रिकॉर्ड्स सब देखे जाते हैं। यानी ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखकर नहीं होता है, हमें कई बार कुछ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, बहुत कुछ सारे रिकॉर्ड्स देखकर फिर ऑडिटर ओपिनियन देता है। लैंग्वेज देखो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। इज इट विजिबल? यस। उसका ऑब्जेक्टिव ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। शब्द मिला? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, मेरे संग संग याद करो, ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, which is actually not a guarantee। तुम लोग पता है क्या सोचता है? ऑडिट हो गया, पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर दिया है सर, आप कोई चिंता नहीं है, सब अक्खा सही है, गारंटीड है सर। अरे पीडब्ल्यूसी तो सत्यम का भी ऑडिट किया था, पर कोई गारंटी था क्या? क्या हुआ था आपको उस साल पता है? आई वॉज इन सलून, मेरे को याद है 2007-8 में, मेरे को वो सीन याद है। वो जो बार्बर था वो भी शायद सत्यम में पैसा लगाया था। उसका मतलब बस मेरा ये कान कटते कटते बचा है, क्या हुआ रे, खबर मिला डूब गया पैसा। मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा था जबकि ऑडिटेड था। तो इसलिए तुम कभी भी है ना, ये
चबाई मत खाना, ऑडिटेड है, अब क्या चिंता है? इट इज ओनली अ वर्ड, देखो जो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इट इज ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस। वर्ड्स देखो, ये शब्द यूज करना पड़ता है। सीए, सीएस, सीएमए की पढ़ाई में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ यू लिटिल हार्ड वर्किंग और थोड़ा इंग्लिश पे कमांड है तो ही आप क्लियर कर सकते हैं, वरना ये कोर्स आपके लिए नहीं बना है। बिकॉज यहां पे तो आप बुक से, डेस्क से चिपक कर बैठने वाले बच्चे चाहिए। इवन इफ यूर इंटेलिजेंट यू मे नॉट बी एबल टू क्रैक, बिकॉज एग्जाम में इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं है, यहां पर बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको दिखाना होगा कि आप पढ़कर आए हैं घर से। तो ये वर्ड है ना रीजनेबल एश्योरेंस, तो तुम पूछता है सर मतलब पूरा हल्का एश्योरेंस रहता है क्या? रीजनेबल एश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटिंग जो हो रहा है वो कोई छोटा लेवल का बात नहीं है। देखो लैंग्वेज देखो, आई हैव रिटन हियर, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक दिन और समझोगे, ये भी वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है कि ऑडिटिंग का मतलब हम जब बोला इट्स नॉट अ गारंटी, मतलब कि 100% एश्योरेंस नहीं है, बट जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसका लेवल देखो, स्क्रीन देखो, 70 to 90%, very high level of assurance is given here that financial statements are showing true and fair view. तो एक शब्द वापस देखो, आज पहला लाइन लिखा हुआ था इट इज अ सिस्टमैटिक। पता है इसको सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमको लगता है ऑडिटर आता होगा, बैलेंस शीट टल्ली हो गया क्या, सब देख लिया क्या, बस चलो कैलकुलेशन मैच करो, ऑडिट रिपोर्ट दे दो। नो, आप जब बड़े हो जाओगे ना सीखोगे कि सिस्टमैटिक शब्द क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑडिटिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में पता लगाता है, वो अपने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पता लगाता है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता लगाता है। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? कंपनी के प्लान्स, पॉलिसी, सिस्टम्स, परचेज करने का तरीका कैसे है, माल कैसे एंटर होता है, पेमेंट कब होता है, गुड्स आने के बाद ही होता है ना। तो बहुत सारे स्टेप्स ऑडिटर लेता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स कैरी करता है। ये सब अभी आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ऐसे से सुनो। और फिर ऑडिट रिपोर्ट, बहुत कुछ करने के बाद, फर्दर प्रोसीड्यूर्स करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट तय होता है। तो सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं? अपने आप को जस्टिफाई करो। सर डेफिनेशन है 2 मार्क्स का, इसलिए बोलते हैं। वी कॉल इट सिस्टमैटिक, अपने आप को समझा दिया, बिकॉज बहुत प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग होता है, शॉर्टकट अप्रोच नहीं ऑडिटिंग में। तो ऑडिट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। डिड यू अंडरस्टैंड द रीजन? व्हाई डू वी कॉल इट इंडिपेंडेंट? आज देखोगे कि हर कोई इंसान ऑडिट नहीं कर सकता है। कुमार मंगलम बिरला नाम सुना होगा, वरना देश छोड़ दो। कुमार मंगलम बिरला डायरेक्टर हैं आदित्य बिरला के, अभी भी हैं शायद, एंड ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या पैसा बचाने के लिए क्या बोलेंगे, हम ही ऑडिट कर लेते हैं? एक अनबायस्ड आदमी ऑडिट करेगा, रिमेंबर दैट, एक अनबायस्ड आदमी ऑडिट करेगा, ही शुड नॉट बी बायस्ड। तो जो वर्ड इंडिपेंडेंट है, ये मैंने रॉ एग्जाम्पल दिया है। इंडिपेंडेंट समझाने में ना 35 मिनट्स लगता है ऑडिट क्लास में। तो आपको आइडिया मिल रहा है, सारे शब्द जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इस पर हम लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में वील बी डूइंग पीएचडी। तो यहां पर आप देखा दैट दिस इज बेसिकली सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कई सेक्शंस हमारे कंपनी लॉ के इस इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ देते हैं, यानी कि हर कोई ऑडिट नहीं बन सकता। उसका लॉजिक क्या है पता? आज हम पढ़ने वाले, हमें एक इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए जिसका डिसीजन दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिसका डिसीजन सबूतों और प्रोसीड्यूर्स के आधार पर हो, बट नॉट बायस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स। तो अब तुमको डेफिनेशन याद करने में बेटर हो रहा है। कोई फ्रेंड बोले व्हाई ऑडिट इज सिस्टमैटिक, सर बोले थे तुम भी बोलो सर के संग, नो 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 नो, व्हाई ऑडिट इज सिस्टमैटिक? बिकॉज सर showed that a lot of steps are there in auditing. Why do we say that audit is independent? सर आप एक रफ आइडिया दिए थे, एक अनबायस्ड आदमी करता, और आज आप कंपनीज एक्ट का एक बहुत फेमस सेक्शन करवाने वाले हैं, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। वहां पे पता चलेगा ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और उसका यही कारण है कि हमें एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति चाहिए या इंडिपेंडेंट सीए फर्म चाहिए। ये सब चीजों का होता है। सर मैं एक सेक्शन 8 कंपनी हूं, प्रॉफिट ही नहीं मेरा, मैं कोई प्रॉफिट कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है सर, प्रॉफिट्स होता है उसी ऑब्जेक्ट्स में प्रमोट करने के लिए लगा देता हूं, मेरा ऑडिट क्यों कर रहे हैं सर? वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट हैज टू बी डन। समझ में आ रहा है? वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट हैज टू बी डन। एंड ये जो हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, इज इट अ लो लेवल ऑफ अश्योरेंस और अ वेरी हाई लेवल? लो तो है ही नहीं। लोग सोचते हैं जब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दिया, जब गारंटी नहीं दिया तो लो लेवल हो गया।
अरे लो लेवल होगा तो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स रिलाई कैसे करेंगे? अच्छा, ऑडिट होता क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, इतने सारे लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है, तो हम रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मन में तसल्ली चाहते हैं। बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स जो उधारी देते हैं, सबको जानना चाहते हैं ना कंपनी का पोजीशन कैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप विश्वास नहीं करोगे, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ईवाई का। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू? और एक लड़का बोला, सर ट्रू एंड करेक्ट व्यू मीन्स यू मे मीट अस नेक्स्ट ईयर। ट्रू एंड करेक्ट वर्ड ही यूज नहीं है। हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं, जब आपको याद होगा सेक्शन 128 अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेक्शंस पढ़ रहे थे, वहां भी शब्द क्या आया था? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी लिखना मत, ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे कंपनीज एक्ट में कई बार अपीयर करता है बट डिफाइंड नहीं है। इतने सारे सेक्शंस में हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू देखते हैं। 129 में भी देखा था, कंपनी लॉ जब पढ़ा था ना, एग्जाम दिए आप लोग, सर ऐसा ही हुआ है एग्जाम, फिर से रिवाइज करना शुरू कर दो अगर ठीक से नहीं हुआ है। तो सेक्शन 129 में भी लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर इसका मीनिंग कई तरीके से इन्फ्लुएंसेस से निकला है कि ट्रू एंड फेयर व्यू कब माना जाता है? जब हम एएस का कंप्लायंस कर रहे होते हैं, शेड्यूल 3 के अनुसार होता है सब कुछ हमारे यहाँ प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हैं, हमारे यहाँ कोई अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस ना हो, तब हम कहते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो रहा है। ब्रॉडली आइडिया मिला, नॉट डिफाइंड, बट दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। वाई इट कैन नेवर बी ट्रू एंड करेक्ट? एब्सोल्यूट एश्योरेंस है ही नहीं, तो हम करेक्ट वर्ड कैसे यूज करेंगे? द वर्ड इज ट्रू एंड फेयर व्यू। तो कोई अगर पूछे अब आपको कि आज का क्लास क्या था, तो आज का क्लास तो सेक्शन 141 और ये सब सेक्शंस है, बट डिड यू अंडरस्टैंड कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? बोलो स्नेहा, व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड, बोलिए, आप भी बोलिए, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट व्हाट? Examination of financial statements and other records so that the auditor can express opinion whether, क्या ओपिनियन देना चाहता है? whether financial statements are showing, बोल नहीं पा रहा हूं, आप बोल दीजिए, true and fair view, करेक्ट बोलती हो फर्स्ट बेंच में बैठकर, true and fair view। एंड ये जो ओपिनियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर देता है ना, ये ओपिनियन एब्सोल्यूट एश्योरेंस है या लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है? रीजनेबल अश्योरेंस, आई वॉन्ट दिस वर्ड, अरे नॉट आई, इंस्टीट्यूट्स आपके जो चेक करते हैं पेपर, उनको वर्ड चाहिए। एंड रीजनेबल लेवल एब्सोल्यूट से लोअर है, हाँ, बट इज इट वेरी लो? इट इज स्टिल अ वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, 70 to 90%। तो एक लड़का पूछता है, सर पूरा 100% क्यों नहीं देता, मेहनत कर ले थोड़ा। पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। ऑडिट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, आप पढ़ोगे आने वाले दिनों में। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है कि वो फुल 100% अश्योरेंस दे सके। सर क्वेश्चन कैसा आता है? आज का जो चैप्टर है, मैंने बैकग्राउंड दिया है, आपने सुना था बाय चांस रास्ते में? अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी तक मैंने बैकग्राउंड दिया था, समवन हैज कम लेट, आई विल जस्ट समराइज इन 1 मिनट, कि ये जो वर्ड होता है ना स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपने लोग सुनते होंगे, हर साल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास जमा देना पड़ता है अगर आप कंपनी फॉर्म में हैं तो। और कंपनी फॉर्म के अलावा कई और एंटिटीज की भी ऑडिट होती है। आप बचपन में पढ़ते थे एलएलपीज की भी कभी कभी ऑडिट होती है, जब उनका टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन एक लेवल के ऊपर जाए, याद आ रहा है? तो सिर्फ कंपनी का ही ऑडिट होता है वो जरूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स अभी हमारा डिस्कशन क्या है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो ऑडिट, ऑफ कोर्स सबको पता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। सीएस लोग सेक्रेटरियल ऑडिट कभी कभी करता है, सीएमए वाले लोग, कॉस्ट अकाउंटेंट्स लोग कॉस्ट ऑडिट करते हैं। हमारा पूरा डिस्कशन इस पर है। अब मैं 2-3 चीज बता दूं। द वे ऑफ प्रिपेयरिंग, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर लिखना भी सिखाता हूं। एम आई इन क्लास 2? उससे भी खराब हालत है सीए स्टूडेंट्स की, डोंट टेक इट अदरवाइज। आप पता ही होगा आप लोग को 5 लाइन लिखने में कितने ग्रामर के मिस्टेक्स और कितना सारा प्रॉब्लम आता है आप लोगों को। द रीजन बीइंग, आप बोलोगे सर पैंडेमिक में पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ था उन जमाने में, वो आप छोड़ दीजिए, रीजन आपको पता ही है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू अंडरस्टैंड वेल यू विल बी एबल टू राइट वेल। सर हम सब समझता है, लिख नहीं पाता है, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। इसलिए आपको
लैंग्वेज पे कमांड रखना, जब मैं आंसर्स के अंदर कई बार बोलूंगा ये मॉडल आंसर्स है या टेस्ट दो, तो जरूर देना इन चैप्टर्स का, अदरवाइज ये भी अब लॉ की तरह, आपका जो बाकी चैप्टर्स ऑफ लॉ की तरह स्वाहा हो जाएंगे। चलिए वी स्टार्ट द क्लास। कौन ऑडिटर बन सकता है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, अब हम लोग शुरू करेंगे। मैं क्लास के दौरान एक पीपीटी यूज करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। Oh, I did not download. Let me check. एक सेकेंड। Yeah, this is a little better one. ठीक है, आप लोगों को ग्रुप में मैंने दे दिया था ना। तो ये जो मैं नोट्स यूज करने वाला हूं, ये आपके बुक का ही ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन का कलर्ड वर्जन है। इफ समवन डजंट हैव द पीपीटी तो कोई टेंशन में नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है उसी का ये कलर्ड वर्जन है। यही लिखा है कि आपके बुक में भी 141 में, पूरा चेक कर लो। चलिए अब मैं वेट कर रहा हूं। स्टार्ट रीडिंग दिस स्लाइड ऑल ऑफ यू। रेडी। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ऑडिटर कौन बन सकता है, ये सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 मिला आप लोगों को। एंड इफ यू कम टू द नेक्स्ट पेज, मैंने उसी को और थोड़ा सा फाइनली उसमें से समिंग अप कर दिया है कुछ कुछ चीजें। एंड सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2 है आपके नोट्स में, देखो देखो, है ना। 1 और 2 एक साथ लिखा होगा आपकी किताबों में, कुछ दिख रहा है ऐसा ही है आपकी किताबों में भी। एंड समथिंग लाइक दिस। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आपको आपकी किताब दिखा देता हूं, उसमें आप लोग को अच्छा लगता है। A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. मैं हूं। तो ये मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा था। सीए, पता है हमको सीएस वाले लोग बोलते हैं, हम लोग को अब सीए लोग के बारे में क्यों पढ़ाता है? आप कंपनीज एक्ट, आपको सारे लॉज पता होना चाहिए सीएस अगर आप कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आपको पढ़ाया जाता है। अब सीएमए वाले मेरे को पूछते हैं, हम लोग को कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस 20-25 मार्क्स के क्यों आते हैं ऑडिट में, हम लोग तो सीएमए वाला लोग है। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। सीएमए पीपल आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। शायद लॉ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ओके ना, आपको कोई कॉम्प्लेक्स का बात नहीं। उन लोग इतना कुछ करते जा रहे हैं। सीएमए के पेपर में सीए के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 मार्क्स के। कंपनी ऑडिट इज आस्क्ड फॉर 25 मार्क्स इन सीएमए एग्जाम्स। सीएस में तो हमेशा ही आता है। आप लोग में भी कॉस्ट ऑडिट है, पर आप लोग के वो कॉस्ट ऑडिट 4 मार्क्स का ही पूछते हैं। आइए, तो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे व्हेन जब हम लिखा हो सीए, पता आपको कैसा सीए होना चाहिए? इन प्रैक्टिस। सीए बनने के बाद 2 रास्ते हैं, आपको पता है नहीं पता है? नहीं सर, इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सर मेरे अंकल दोनों करते हैं, वो हिंदुस्तान लीवर में जॉब है 70 लाख का, और उनका प्रैक्टिसिंग फर्म भी है। थोड़ा नाम बताओ ना, पकड़वा दे, कोड ऑफ एथिक्स में उनका करवा दें कैंसिल, सीओपी। अब करते हैं लोग वो अलग बात है, पर ये जो वर्ड है सीए, वो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस होगा। अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, आप लिखना शुरू करिए कलर्ड पेन से, जैसा आप जानते हैं हमेशा। लुक हियर,
इंडिविजुअल फर्म, या तो आप इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आप अपने नाम में प्रैक्टिस करते हैं, या एक फर्म भी हो सकते हैं आप। एंड पता है इंटरेस्टिंग थिंग, फर्म मतलब तो सभी जानते हैं भाई, फाउंडेशन पास हुए थे लाइफ में कभी, फर्म पार्टनरशिप फर्म, सीए का फर्म होता नहीं सुने हो। पर इस सेक्शन के लिए एनीवन हु हैज जॉइंड नाउ, इस सेक्शन के लिए फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स क्या सर, इंक अलग अलग चेंज करते रहो, अच्छे से मेंटेन करना नोट्स को। इंडियन एलएलपी, फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स इंडियन एलएलपी, फर्म शब्द के अंदर इंडियन एलएलपी भी आएगा। मैं इंडियन एलएलपी इतना बार बार क्यों बोल रहा हूं, कई बार एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आई होप यू नो द फुल फॉर्म एलएलपी, इट्स नॉट अ फर्म। अब ये बेसिक्स मेरे को 11-12 का बताने अभी मत बोलना, मुझे आता है, मेरे यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस एलएलपी पे आप देख सकते हैं। इंडियन एलएलपी क्यों बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, दे वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स, और तुम रात को पढ़ के आए हो, हाँ फर्म भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, एलएलपी भी होता है, पर जो इस तरह रंगीन इंकों से पढ़ा होगा वो समझा होगा इंडियन एलएलपी होना चाहिए। तो ये चीज पता चल गया कि कैसा सीए करेगा ऑडिट, सीए इन प्रैक्टिस, यानी फाइनल पास होने के बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फिर मेंबर बनो, फिर सीओपी लाओ। जैसे मैं ना ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता हूं सर, नकली सी है आप, सीओपी नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज मैं फुल फ्लेजेड टीचिंग में हूं, तो मेरे को सीओपी अलाउड नहीं है। सर बहुत सारे टीचर्स का है, वो ध्यान नहीं दिए होंगे, अब मैं जाके कंप्लेंट्स थोड़ी करने बैठूंगा उनका, बट मेनी टीचर्स हैव इट। तो हम लोग इसको छोड़ दिए थे 2008 में, बिकॉज वी वर इनटू फुल फ्लेजेड टीचिंग। फिर कई बार सीए इंस्टीट्यूट में फोन किया गया तो हम देखे भूल गया होगा उन लोग मेरे को, पर जैसे अमित बच्छावत नाम देखता है तो वही वाला अमित बच्छावत है ना जो पढ़ाते हैं, आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम इनटू फुल फ्लेजेड टीचिंग। नहीं प्रैक्टिस में नहीं हूं। अब देखो फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं, लुक एट द वर्ड्स इन योर बुक्स, क्या फर्म अपॉइंट हो सकता है? हाँ अभी तो पढ़े, सीए फर्म हो सकता है, सीए इंडिविजुअल हो सकता है। फर्म में एक चीज लिखा है, मैं चाह रहा हूं 2 मिनट में तुम लोग वो तीनों पैराग्राफ्स पढ़ो, चलो स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। तो जस्ट शुरू हुआ है कि कौन ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकता है, तो यहां पर क्लियरली लिख दिया गया। चलिए नाउ लिखा है कि एक फर्म, पता है एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, थियोरिटिकली ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, लिसन टू मी, थियोरिटिकली व्हाट इज बीइंग सेड, एक फर्म है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्म में कौन होते हैं भाई, सर पार्टनर्स होते हैं। तो फर्म में पार्टनर्स हैं, सपोज एक्स वाई जेड पी क्यू, तो बोलते हैं एक फर्म में अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स भी सीए होंगे, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, पर प्रैक्टिकली आज के दिन है ना सारे पार्टनर्स को सीए होना पड़ता है फर्म में, पर ये कॉन्सेप्ट आके रखा है, जब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट और में अमेंडमेंट्स आ जाएगा देन दिस थिंग विल चेंज। पर अभी एग्जाम में क्या लिखना होता है, क्या फर्म में कुछ पार्टनर्स सीएस या कोई दूसरे प्रोफेशन के हो सकते हैं? तब कंपनीज एक्ट के अनुसार आंसर अलाउड है, कि लिखा है फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मेजॉरिटी पार्टनर्स मेरे क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब कि उनको कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोज मैं लिखा हूं ये सीए है, ये सीए है, ये सीए है, फुल पेज करो, ये इतने लोग सीए हैं, ये सीएस है, ये सीएमए है, मेरे पार्टनर्स, तो भी ये फर्म अपॉइंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अनुसार, लैंग्वेज नोट करो, तुम नोट कम करते हो, घर में आदत पड़ गया ना नोट करना होता है। और देखो यहाँ पर दुर्गा माई लोग को देखो, इन लोग जो अस्त्र लाई है वैसा खरीद लेना, ब्लैक कभी यूज नहीं करना, जो जीवन काला हो जाता है।
तो लैंग्वेज देखिए ध्यान से, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। हम तीन अलग इंक क्यों लगाए, आपको कुछ लग रहा होगा सुंदरता के लिए, देयर इज अ टेक्निकल कैच, आई विल शो इट टू यू आफ्टर सम टाइम। तो अगर एग्जाम में आएगा अ फर्म, सीए फाइनल में आया हुआ है क्वेश्चंस, अ फर्म सम ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट सीए, कैन दैट फर्म बी अपॉइंटेड? तो कंपनीज एक्ट के अनुसार अलाउड है आज भी। इसको पता है क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, यानी यहां पर अलग अलग एरियाज के लोग, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, ताकि एक बोलते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन, आप क्या सीए भी है, सीएस भी है, तो सब सोल्यूशन हो जाएगा। तो फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, इंग्लिश पे आ जाओ, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया भी होना चाहिए, एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। और जब अपॉइंट फर्म होता है ना, पार्टनर के नाम में अपॉइंट नहीं होता, फर्म का एक नाम होता है, फर्म के नाम में इन्हें अपॉइंट किया जाता है। दे आर अपॉइंटेड इन दी बाय द फर्म्स नेम, दे आर अपॉइंटेड बाय द फर्म्स नेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि फर्म के नाम में इन्हें अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह लिखा है, वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इससे भी एक बात पता चल गया कि फर्म में और एलएलपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़कर भी बाकी लोग हो सकते हैं, बट साइनिंग का काम फर्म के बिहाफ में और एलएलपी के बिहाफ में सिर्फ सीए पार्टनर करेगा। द सीएस पार्टनर कैन नॉट साइन। इससे एक और एक कैच आज क्लियर हो गया। व्हाट वाज द कैच? इफ यू सी, साइनिंग वो पार्टनर्स करेंगे, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे विल साइन, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे विल साइन। नोट्स का मेंटेनेंस अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। लेआउट कर दो। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये दोनों पॉइंट क्लब होंगे आपके। क्या दोनों पॉइंट क्लब होंगे? कैन अ फर्म, प्लीज वापस सुनिए क्वेश्चन, तुम ही लोग पूछते हैं ना मुझे एग्जाम क्वेश्चन बता दीजिए, बस पेपर लीक कर दीजिए। तो लो पहला क्वेश्चन, कैन अ फर्म वेयर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स, कैन दे बी अपॉइंटेड? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, हमेशा ऐसे लिखा जाता है अगर सेक्शन नंबर याद नहीं हो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया are qualified for appointment, then that firm can be appointed by the firm's name, but the sign will be made on the audit report by the chartered accountant partner. दूसरे पार्टनर्स साइन नहीं कर सकते, साइनिंग सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर के पास ही अनुमति है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सर क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसा तुम सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं। They are not going to ask you 15 marks question, write all the points of section 141, no। जैसे एक इश्यू उठाए यहां से, जैसे मैंने डिस्कस किया, वहां से एक पूछ लेंगे। तो एक बात बताओ, इंडिविजुअल हो सकता है सीए के रूप में अपॉइंटेड? फर्म, एलएलपी, इंडियन एलएलपी। तो आइए, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 पता ये क्या है? ये जो सेक्शन का लिस्ट है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कौन नहीं बन सकता है? ऊपर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वालिफिकेशन। ऊपर क्या पढ़ रहे थे? क्वालिफिकेशन। प्लीज बाय डिफरेंट इंक पेन्स, आई हैव टोल्ड इन माय ऑल लॉ लेक्चर्स, इट मींस दैट ओके। तो देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन, करण नहीं है पर ठीक है करण है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है हु इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। तो कौन नहीं बन सकता है? पहला पॉइंट, अच्छा पता है कितने पॉइंट्स है? काउंट कर लेते हैं। पहले का स्ट्रक्चर देखो, ए बी सी डी ई, 5 नहीं 11 है। कैसे सर? देखो बताता है कैसे। ए बी सी मिला क्या? डी के अंदर भी 1 2 3, अरे बाबा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी तक 9 पहुंच गए, नहीं 10 11, अराउंड 11 पॉइंट्स है। नहीं, आई को जोड़कर 11 पॉइंट्स हैं। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के ब्रॉडली 11 पॉइंट्स हैं। कई बार कई बुक्स इसको और सब पॉइंट्स में ब्रेक कर देते हैं। हाँ, वो मीनिंग को एक्सप्लेन किया मैंने। देयर आर 11 पॉइंट्स। लिखो क्यों? ताकि तुमको भी तो काउंटिंग में इजी रहता है। अच्छा, मेरा एग्जाम में केस स्टडी कौन से पॉइंट के अंदर घुसेगा। और नंबर क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन का? 141 सब सेक्शन 3। तो आइए बच्चों, पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये सेक्शन 141 और ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? सब सेक्शन 3। और इसका ये पॉइंट नंबर ए दिख रहा है आपको, फिर पॉइंट बी, फिर सी, फिर डी
डी बहुत डेंजरस पॉइंट है क्योंकि डी के अंदर 3 पॉइंट्स और है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब टेंशन नहीं है, आप पीपीटी में भी आ सकते हो, दिखने में अच्छा भी लगेगा। ओके, सेम थिंग जो आप वहां ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, मैंने यहां रंग भरा है। सबसे पहले एक बॉडी कॉर्पोरेट को आप ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। अब तुम बोलेगा सर आप तो एलएलपी को अपॉइंट करवाया था, दैट इज एन एक्सेप्शन। इसीलिए बुक का पहला लाइन देखो, अदर देन अ एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। इसका मतलब वो जो मैं इंडियन एलएलपी दुहाई दे रहा था ना, मैं बार बार, धीरे से लिख दो इंडियन एलएलपी। एग्जाम में तुम पूरा लिखोगे एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट इज एन एक्सेप्शन, मतलब कि इंडियन एलएलपी को अलाउड है, अदरवाइज बॉडी कॉर्पोरेट कांट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये पीडब्ल्यूसी और कम गूगल किया है, सब पीडब्ल्यूसी और सब बॉडी कॉर्पोरेट्स है। ऑडिटिंग जो करता है ना उस ग्लोबल विंग का, वो एलएलपी बना रखे हैं पीडब्ल्यूसी अपने अंदर बहुत सारे। सो वापस बोलिए, अगर आप पीडब्ल्यूसी का भी गूगल करोगे ना तो आपको दिखाई देगा पूरा नाम में उसका वो लिमिटेड आएगा लास्ट में। सर कैसे कर लिया वो ऑडिट? ऑडिट वो मेन वो नहीं किया, उसका जो इंटरनेशनल विंग नहीं किया। ऑडिट के लिए उन लोग एलएलपीज बना रखे हैं, पीडब्ल्यूसी हैदराबाद, पीडब्ल्यूसी एलएलपी दिस मुंबई, लवलॉक एंड लुइस एलएलपी, मतलब इस टाइप से लोग कई एलएलपीज क्रिएटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पर ऑडिट का काम होता है। तो मेरे को मत बोलना सर पीडब्ल्यूसी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, हम गूगल करके देखते हैं, गूगल ही मेरा टीचर है, हम 2 टीचर से पढ़ते हैं, एक अमित बच्छावत एक गूगल। तो सुनो गूगली कि वो जो ऑडिट कर रहा है ना वो पीडब्ल्यूसी का मेन ब्रांड कंपनी नहीं कर रहा है, उसको एलएलपी स्ट्रक्चर्स के अंदर बना रखे हैं एंड देन द ऑडिट वर्क इज बीइंग डन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके पीछे लॉजिक भी है क्योंकि फर्म में क्या होता है पता है, आप पार्टनर्स को पर्सनली पकड़ सकते हैं जब उन लोग फ्रॉड करेंगे, गलत ऑडिट करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में तो एक प्रोटेक्शन आ जाता है ना, इसलिए वो बच जाते हैं। तो सिर्फ इंडियन एलएलपीज के केस में ये अलाउ किया गया है, अदरवाइज बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर। तो जब एग्जाम में पता सिंपल क्वेश्चन भी आता है ना, सपोज कैन एलएलपी इन सिंगापुर बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर? नो, यस, कांट से, ये सब नहीं लिखते हैं। आपको अगर टेक्निक सलीका याद है, तरीका याद है, लुक हियर, according to Companies Act, a body corporate cannot be appointed as auditor, but there was an exception. LLP registered under LLP Act 2008 can be appointed as auditor. In the present case, the LLP is registered in Singapore. Hence, they cannot be appointed as auditor in light of the above provision. कुछ नहीं था, तुमको बस ठुमकना था 3 बार। पहले लॉ का प्रोविजन, पैराग्राफ चेंज करके इन द प्रेजेंट केस, फिर हैंस डज देयरफॉर व्हाटएवर यू वांट टू राइट। डिड यू अंडरस्टैंड? पर कोई ऐसे नहीं लिखेगा कांट बी डन, नो, आई से नो। और हु आर यू? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। समझ रहे हो स्टेज पे कैसे क्वेश्चंस टाइप होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि तुम्हारी बुक में भी चेक करो, फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल, एन ऑफिसर, लैंग्वेज मिला, और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। जब मैं ऑफिसर ऑफ द कंपनी बोलता हूं तो सबसे पहले मेरे मुंह पे पता है क्या याद आता है? ऑफिसर बोलते डायरेक्टर्स। डायरेक्टर अगर आप कंपनी के हैं, कुमार मंगलम बिरला जी क्या खुद के कंपनी का बन सकते थे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह ऑफिसर और एम्प्लॉयड, ऑफिसर का एग्जांपल्स लिखो, इट इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी। केएमपी ये सब कहां पढ़े हो भाई? सर जब नहीं पढ़े थे तब वहां पढ़े। इट्स पूरा लॉ, मतलब ऑडिट है ही कहां, इट्स पूरा लॉ। एनी टाइप ऑफ ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, इंक्लूड्स लिखा है, सो द डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड। या बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मास्टर ब्रेन चलाता है वो भी ऑफिसर है, जिसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बोर्ड काम करता हो, डायरेक्टर्स बिजनेस मैनेज करते हैं, वो ऑफिसर्स हैं। तो वो अगर उस कंपनी के तुम ऑफिसर हो तो तुम उस कंपनी के ऑडिटर। लॉजिक बताओ, क्योंकि आज डेफिनेशन पढ़े थे, ऑडिटर इज एन गिव्स एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। समझ में आ रहा है? वो जो वर्ड इंडिपेंडेंट था वो इसीलिए यूज हो रहा था, और कई कारण से यूज होता है, जिसमें से एक कारण आज हम लोग देख लिए। मजा आया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, कॉपी मत करना, एक बार पहले पॉइंट सी को रीड करो मेरे बोर्ड से, मेरे बोर्ड से पॉइंट नंबर सी को रीड करो।
बेसिकली एक ऐसा शख्स जो हमारे ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में हो, एक ऐसा शख्स जो हमारे कंपनी का डायरेक्टर जो है ना उसके यहां एम्प्लॉयमेंट करता हो, तो उसको हम ऑडिटर नहीं बनाएंगे, वरना फिर उसी के इशारे पर वो काम करेगा। हम ऑफिसर और एम्प्लॉय को मना किए थे अभी, ताकि वो बायस्ड ना कर दें डिसीजन को। तो हम उसी ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉय को भी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या था? हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड? जय भारत, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैंने यहां पर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बोली, सिर्फ उस कंपनी का, क्योंकि अब आने वाले थोड़ी देर बाद मैं सबको कवर करूंगा, पर वहां पे मैंने सिर्फ किसको बोला? सिर्फ उसको। तो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तीसरा बोलो, a person who is a partner or who is an employment of the officer or employee of the company. Am I correct? सर समझ में नहीं आया, एक सेकेंड मुझे टाइम दो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सर आप जो बोल रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। पहले तो एक काम करो, एक सेकेंड, नोट्स अगर तुम्हें दिख रहा हो ना, तो ये वाला जो नोट्स है ना, उसको ऐसे लिख सकते थे, पार्टनर और एम्प्लॉई, इंक जरूर चेंज करना, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ओई। मतलब क्या बताओ? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, और ये भी ऑफ द कंपनी है सिर्फ, क्योंकि थोड़ी देर बाद बहुत लंबा लिस्ट आने वाला है। तो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी लिख रहे होंगे आप लोग, घर पे लिख ही रहे होंगे, यहां भी लिख ही रहे हैं। ओके, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जिस तरह आप क्लास अटेंड करते हैं ना, उसी तरह एग्जाम में भी लिखते हैं आप, बिकॉज दैट शोज योर स्पार्क, कितने आप एक्टिव है। तो जो घर पर नहीं लिख रहे हैं लिखिए, यहां वाले बच्चे तो सभी लिख रहे हैं, बट जो घर पर नहीं लिख रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। सो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे कांट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अब सुनो सुनो सुनो, मजेदार चीज है, लाइफ इतना इजी नहीं है। हम लोग क्या रट रहे हैं और तुम लोग भी रट लिया है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकते हैं बच्चों? बोलो, पहला बॉडी कॉर्पोरेट, सेकंड ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, थर्ड बताओ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सुनो, जिस दिन मैं अपॉइंट करने जाता हूं ना तुमको एज एन ऑडिटर, यूजुअली कहां अपॉइंट होते हैं आप? एजीएम में। अरे अड्डाबाजी भूल गए? याद है ना, ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स यूजुअली एजीएम में होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम लोग किस दिन देखते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग वाले दिन। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप ऑफिसर और एम्प्लॉय तो नहीं है। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय तो नहीं है। तो एक लड़का हंस के पूछता है मेरे को पिछले टर्म में, सर हम डीके जी अपने, हम सर नहीं है डायरेक्टर कंपनी के, सर हम ऑडिटर बन गए, सीए के पढ़ लिए, ये सीए बन गए, ऑडिटर बन गए। सर बनने के बाद हम उस क्लाइंट कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं? हम तो मुंह खुला रह गया। मतलब कैसे? सर आप देखिए, आप लॉ के टीचर हैं, आप पढ़ाए, जिस दिन मुझे अपॉइंट किया जा रहा है मैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ना हूं, तो सर उस दिन नहीं होऊंगा। लेटर ऑन आई विल होल्ड दीज थिंग्स, लेटर ऑन आई विल बिकम पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। कानून के हाथ बहुत हर चोर और चोरनी को पता होता है। तो ध्यान से सुनिए, कानून के हाथ बहुत लंबे, स्नेहा ने सही बोला, जानती है वो, कई बार पकड़ी गई है। तो अब लॉ सुनिए ध्यान से, लॉ में लिख दिया, आगे मिलेगा आपको लिखा हुआ रास्ते में, आफ्टर बनिंग ऑडिटर, becoming after becoming auditor, if any of the disqualifications attract, जो हम लोग भी इतना देर से पढ़ रहे हैं, he has to vacate the office। शुरू में तो मैं बोलता था you are disqualified, you cannot bun the auditor, you cannot become the auditor, and after becoming, if any of the points attract, you have to vacate। ना समर वेकेशन ना विंटर वेकेशन, वेकेट। देखिए जगह खाली हो गया, कोई नहीं बैठा चेयर पर। वो तो मैं बोल ही रहा हूं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में तब तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गया। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय तो वैसे
नहीं नहीं नहीं, मैं एक्स लिमिटेड में ऑडिटर बनना चाह रहा हूं, मैं एक दूसरे जेड लिमिटेड में पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं, तो मैं डिस्क्वालीफाई क्यों होऊंगा? हाँ, ऑफ कोर्स वो अलग चीज हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था, व्हेन आई एम बिकमिंग एन ऑडिटर आई वाज नॉट डिस्क्वालीफाइड, बट आफ्टर बिकमिंग इफ आई गेट अट्रैक्टेड आई हैव टू। सर ये कैसा पॉइंट है? आइए इसके लिए मैंने केस स्टडी बनाया आपके लिए एक ठो, आपने मिलके पढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू रीड फुल पेज करो डीके जी, सब ईमानदारी से सोचो क्या हो रहा है ये। स्टार्ट डूइंग। पढ़ो, ऑडिटर बन गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाद में वो अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन किया, हु इज दी ज्वाइन किया मतलब एम्प्लॉयमेंट में आया होगा, अच्छा एज पार्टनर ज्वाइन किया है, ही हैज बिकम पार्टनर ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यही लैंग्वेज है ना मीनिंग में। सब्सिक्वेंट, अच्छा एग्जाम में ना लेआउट, एग्जाम में से कलर करके नहीं देंगे, ये तो हम है कि सब्सिक्वेंटली वर्ड को शो ऑफ कर रहा है, ये तो हम इतना महापुरुष है कि तुमको दिखा रहा है एज अ पार्टनर। ही ज्वाइंड अनदर सीए हु इज द, यहाँ का जो कोई ऑफिसर का ऑफिसर था, यानी कि बेसिकली व्हाट हैज ही बिकम, कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन, दैट ही हैज बिकम अ पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लुक एट द आंसर्स। तो लिखने का स्टाइल देखो, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 से इतना क्लॉज वॉज लिखना होगा, नहीं लिखना है तो 141 लिखोगे तो भी चलेगा, कंपनीज एक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि 141 इतना पॉपुलर सेक्शन है कि स्टूडेंट्स यूजुअली लिख पाते हैं। यहां पर ही हैज टू वेकेट द ऑफिस, कौन से शब्द से मैं खेला हूं कि आफ्टर इफ ही इनकर्स्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, लैंग्वेज मिल रहा है बच्चों, इफ ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस, फुल पेज, if he incurs any of the disqualification after his appointment, ये लैंग्वेज बार बार याद करो। अभी सर ये आंसर बुक्स में भी लिखा हुआ दिखा दूंगा, पर अभी तुम पढ़ पा रहे हो ना, यहां से पहले शुरू में बेस अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कर रहे हैं, और फिर देखो जैसा मैंने हर केस स्टडी में बोला है, इन द प्रेजेंट केस, और जैसा कि मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए थे, देयरफॉर या दस या हेंस, दिख रहा है जैसा सीखें। तो कई लोग बोलते हैं ना हम लिख नहीं पाता है समझ पाता है, ये सब फालतू का बात है, वो समझा भी नहीं है ना लिख पाया। इतने बड़े हो गए स्कूल में ऐसे राइटिंग सीख के आगे लिख नहीं पा रहे हो, तो वो आपका फिर बेसिक फंडामेंटल्स जब 9, 10, 8, 9, 10 में अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ रहे थे, उस समय आपने से मोबाइल में गेम्स खेले हैं। सर आपको पता कैसे चलता मेरे पूरे कारनामे के बारे में, कहानी घर घर की 95% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैव डन दैट इन लास्ट 3 years। फुल पेज। ओके, रेड एवरीवन। अब तुम लोग को यह भी पता चल गया केस स्टडी के 3 पार्ट्स होते हैं, इन द प्रेजेंट केस एंड देयरफॉर,
और ये पीपीटी आपको मेल में गूगल ड्राइव फॉर्म में भी भेजी गई है, वो भी स्पैम में चला गया होगा, चेक कर लेना। और 3 बार गिर जाता है, हर महीने कोई ना कोई मांगता, हम लोग सबको भेज देते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इन चीजों को। माइक को कर रहे हैं। चलिए, द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक, हमारा डिस्कशन चल रहा था यहां पर, बोलो यहां तक ओके? आप यहां से चेक करिए डीके जी थोड़ा सा। पॉइंट नंबर डी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट डी में देखो क्या लिखा है। हम लोग हेडिंग क्या पढ़ रहे थे? कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कौन ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते, हम लोग आज सुबह से पढ़ रहे थे। पॉइंट डी में क्या लिखा है? लुक एट द स्क्रीन्स। कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव or his partner is holding any security or interest in the company, subsidiary, holding associate or subsidiary of such holding company. सर क्या बोल दिया आप? वापस देखो, डरो मत, इधर देखो, इधर देखो। कौन ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता है? वो व्यक्ति जो या इधर देखो, जिसका रिलेटिव या जिसका पार्टनर, यानी 3 लोग फंस रहे हैं। अगर वो कंपनी में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अगर वो कंपनी में, कंपनी के सब्सिडरी में, होल्डिंग एसोसिएट, ये सब में अगर होल्ड करते हैं ये 3 लोग, तो वो क्या नहीं बन सकते? सर आपको पता कैसे चला? इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पता कैसे चला? सिक्योरिटी शब्द है। आपको पता कैसे चला? बिकॉज सिक्योरिटी शब्द इज वेरी ब्रॉड टर्म, जो हम लोग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से उसका मीनिंग ले सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। एंड दिस इंटरेस्ट इज एक्चुअली अ स्टेक इन द कंपनी। ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट और लोन नहीं है, नहीं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है, ये बस सिक्योरिटी वर्ड का ही संग यूज हुआ है। दिस इंटरेस्ट इज नॉट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपका कंपनी के में कोई भी रुपया का शेयर का होल्डिंग है, कितने भी रुपया का, आप ऑडिटर, सर मैं ना अपनी कंपनी में इक्विटी नहीं होल्ड कर रहा हूं, सर मैं सब्सिडरी कंपनी में कर रहा हूं, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। होल्डिंग में कर रहे हो, एसोसिएट में कर रहे हो। एंड ये जो पता है, अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? फेलो सब्सिडरीज। मतलब सुनो ना, आपकी नहीं चेन होल्डिंग अलग चीज होता है। फेलो सब्सिडरीज एंड को सब्सिडरीज का मतलब क्या होता है? सपोज मैं बोल रहा हूं ए लिमिटेड इज द होल्डिंग, A1 लिमिटेड है उसकी सब्सिडरी। कोई प्रॉब्लम हुआ इस एग्जांपल में? अभी ड्रॉ मत करने का, देखो नो वन विल ड्रॉ, जस्ट ऑब्जर्व। आई एम सॉरी, ए लिमिटेड, उसके नीचे क्या आ रहा है? ये ना मेरी होल्डिंग कंपनी है, ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है। अब इसी की और भी है, देखो यहां पर A2 लिमिटेड, A3 लिमिटेड, ये भी इसकी क्या है भाई? सब्सिडरीज। तो ये जो A2 एंड A3 हैं, दीज आर फेलो सब्सिडरीज ऑफ A1 लिमिटेड। यानी कि ये उसी होल्डिंग कंपनी के जो, मतलब जो उसी होल्डिंग कंपनी के जो दूसरे सब्सिडरीज होते हैं, इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडरीज। मेरी A1, तुमको लगा होगा A2 इज A1 का सब्सिडरी, नो। फेलो सब्सिडरी या को सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? वो जो सेम होल्डिंग कंपनी के, सेम पेरेंट कंपनी, सिबलिंग्स बोल लो, भाई बहन ऐसी के, हाँ ग्रुप कंपनी तो हो ही गया। और यहां मेरे फेलो सब्सिडरी का मतलब हो गया, यानी उसी होल्डिंग कंपनी के, ग्रुप कंपनी से बेटर ये लाइन होगा, उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है। ग्रुप में तो तुम्हारे सब्सिडरी होती तो भी तो ग्रुप में बिलोंग कर जाती, तो वो मत बोलना तुम जो बोल रहे। फेलो सब्सिडरीज A1 लिमिटेड का क्या होगा? A2 एंड A3, या को सब्सिडरीज भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग का जो 4th क्लॉज है, देखो पहला 3 बहुत इजी था, सबको याद हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। 4th वाला क्लॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज इन द 4th क्लॉज व्हाट दे हैव टॉट अस, 4th क्लॉज में लोग बोल रहे हैं कि आप अपने कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी अगर होल्ड करते हैं, आप नहीं करते हैं, आपका पार्टनर करता है, तो भी आप फंस जाएंगे। आप अपने कंपनी में, अपने होल्डिंग कंपनी में, अपने सब्सिडरी कंपनी में, अपने एसोसिएट कंपनी में, मैं अज्यूम कर रहा हूं इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, अब आज के दिन सबको पता एसोसिएट कंपनी क्या होता है। सर जब और एक कंपनी में मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता हूं, सर वो भी तो याद नहीं है, मैंने ऐसे ही दिया इस बार एग्जाम। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% और मोर मेरे पास उसके वोटिंग पावर्स हों, या कोई अग्रीमेंट है जिसके
कारण हम उसका बिजनेस डिसीजंस कंट्रोल करता है, ये होता है एसोसिएट। वो मेरी एसोसिएट है, मैं इन्वेस्टर कंपनी हूं। एंड होल्डिंग सब्सिडरी पूरे बैच को पता है, जब आपके पास मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स हो या कंट्रोल करते हैं आप बोर्ड के कॉम्पोजिशन को, उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव आप कर सकते हैं, मेजॉरिटी को, ऑल को भी। याद आया ऐसा कुछ? तो मैं थोड़ा सा टच कर दिया हूं, पूरा होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाने में 25 मिनट लगेगा। तो मैं क्या पढ़ा रहा था, अगर आप कितने लोग के ऊपर ये कितने ऊपर अटैक हुआ, आप, आपके पार्टनर, एग्जाम में आएगा, आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे सी हैं, आपका पार्टनर है कोई, वो होल्ड करता है, तो तुम भी फंस जाएगा, तुम भी नहीं बन पाएगा। और रिलेटिव भी अगर होल्ड करता है, पर आगे ना एक्सेप्शन दिया है, फुल पेज करो। तुम लोग लॉ में पता है एक चीज सीखी हो लाइफ में, जब कोई वर्ड प्रोवाइडेड वर्ड से शुरू होता है ना, तो ये ऊपर वाले का यूजुअली एक्सेप्शन होता है, कि रिलेटिव्स लोगों के लिए एक एक्सेप्शन है। उन लोग फेस वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, फेस वैल्यू अप टू ₹1 लाख का होल्ड कर सकते हैं सिर्फ अपने कंपनी में। यानी कि अगर रिलेटिव्स सब्सिडरी में होल्ड करते हैं 80,000, रिलैक्सेशन नहीं है, बहुत अजीब चीज है, लिटरल रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर रिलेटिव्स खुद की कंपनी में, आप एक जगह ऑडिटर बनना चाहते हैं, सुनो ना, आप एक जगह लेआउट करो, मैं अमित बछावत एक्स लिमिटेड में ऑडिटर बनना चाहता हूं, मेरी वाइफ एक्स लिमिटेड में 80,000 रुपया फेस वैल्यू का शेयर्स होल्ड कर रही है, मैं बन सकता हूं। कैसे सर? मना था ना फर्स्ट लाइन में, तो 80,000 तक का अगर वो होल्ड कर रही है, मैं बन जाऊंगा। मेरी वाइफ 90,000 का होल्ड कर रही है एक्स लिमिटेड में, मैं एक्स लिमिटेड का बन सकता हूं। ओके, बताओ, मैं होल्ड कर रहा हूं 95,000 का एक्स लिमिटेड में, मैं नहीं बन सकता, मेरे को 1 रुपया भी रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ मेरे रिलेटिव को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंडरफुल। पर सर एक बात बताइए, इफ रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटीज मोर देन 1 लाख, मतलब अभी 15 दिन पहले ही, एजीएम के 15 दिन पहले वो 1.5 लाख का फेस वैल्यू खरीद ली कंपनी का सिक्योरिटीज। कितने दिन पहले? 1.5 लाख का। 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, पर एक शर्त है कि रिलेटिव को 60 दिनों के अंदर एक्विजिशन, जैसे वो 1 लाख के ऊपर गई हैं रिलेटिव्स, वो 60 दिनों के अंदर उन्हें शेयर्स बेचने पड़ेंगे, विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन। लुक एट द वर्ड्स, फुल पेज करो एक बार, बच्चे को रीड करने दो। इन द कंपनी, अलग इंक से, आप समझ में आ रहा है तुम हम क्यों इंक लाने बोल रहे हैं? उसका वैल्यू है, वो तुमको अलग इंक लगाना ही पड़ेगा वहां पर। रिलेटिव्स अगर मोर देन 1 लाख होल्ड कर रहे हो तो 60 डेज के अंदर दे हैव टू डिस्पोज ऑफ। लुक एट द स्क्रीन्स। कौन ऑडिटर नहीं बन सकते हैं? पहला 3 सबको याद हुआ, पहले हम ग्रिप करवा रहे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय। फिर ऐसे पढ़ना, पता मेरे आंखों में तो बसा हुआ है कि डी के अंदर बहुत सारे क्लॉज है, पर डी का मेन 3 चीज, कौन 3 लोग फंसते हैं? पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, जिनके पास कोई भी टाइप के सिक्योरिटी होल्डिंग हो। कहां कहां? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। सुनो, लेआउट मुश्किल हो रहा है ना इतना नाम कॉमा वाला याद करने का। एक नाम याद करा दें, सारा काम हो जाएगा। देखो एक टेक्निक, किसी को बताना मत। इधर देखो, ओशाज में होल्ड नहीं करेंगे। ओन कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट एंड एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। बहुत कॉमा में सांस उठ जाता है, जीवन कोमा में चला जाता है यार। आप याद करते हैं मेहनत से। When is holding in the security in the company, कॉमा सब्सिडरी होल्डिंग, अब भूल गया क्या है? पर उषा को कोई नहीं भूलता भाई लोग। ओन कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और लास्ट वाला ऐसा है, वो तुम्हारे फेलो सब्सिडरीज एंड को सब्सिडरीज के लिए, फॉर एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। बट रिलेटिव को होल्डिंग अलाउड है। और पता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है? मार्केट वैल्यू। और तुम 1.25 लाख मार्केट वैल्यू देखकर बोलता है 1 लाख तक अलाउड था ना, वायलेशन हो गया। धीरे से दिया रहेगा, उस नॉमिनल वैल्यू वर्ड लिख देते हैं, मतलब फेस वैल्यू 90,000 अभी भी। रिलेटिव्स को अलाउड है, पर फिर एग्जाम में दे देता है कि तुम कंपनी में शेयर होल्ड करते हो 99,000 का और तुम खुश हो जाते हो। बच गया रे गणपति बप्पा, अरे फंस गया रे। क्यों?
तुमको तो और तुम्हारे पार्टनर को तो 1 रुपया का भी सिक्योरिटी होल्डिंग अलाउड नहीं है। रिलेटिव को अलाउड है, पर रिलेटिव को भी सब्सिडियरी में अलाउड नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कंपनी में सिर्फ अलाउड है। मजेदार चीज है ना। तो ये पता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सर क्या लिखेगा हम? वाह वाह, सो क्यूट क्वेश्चन। क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही और हिज रिलेटिव और हिज partner is holding any security in OSHAs, but there is an exception. Relative may hold security in the company, the face value of which can be maximum, and if relatives have acquired any shares in excess of 1 lakh, they have to sell it within 60 days from date of purchasing or acquiring. ऐसे पढ़ा जाता है। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे, तुम लोग मोबाइल में गेम्स खेल रहे। सर नशा पड़ गया, अब क्या करें? छोड़ दो। पता टिल द एज ऑफ 27 जो आप मेहनत करते हैं ना, दिस इज मेरा एक मानना है, वही आपका नेक्स्ट 27 ईयर्स डिसाइड करता है। तुम लोग पता नहीं कैसे सुन लिए होगे, यही तो एज है क्लास 12 के, चिल आउट करो, खेलो, एंजॉय करो, फिर सब कुछ खत्म है। फिर घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। दे विल हेल्प यू, डोंट वरी, दे विल हेल्प यू। कभी कभी ताना भी खाओगे, बट दे विल हेल्प यू। पॉइंट नंबर डी को पढ़ने के पहले हम इसके पीपीटी को एक देखेंगे। फुल पेज करो। चलिए, कैन वी ले आउट? नाउ लिसन टू मी। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस आपको ये पेशकश मैंने दिखा दी थी। अब देखो, आपके लिए मैं 4 क्वेश्चंस लाया हूं, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो मेरे साथ, फुल पेज करो, बच्चों को ट्राई करने दो एक बार। Yes, give me the answer. Layout, DK जी layout कर दीजिए। Mr. X is holding equity shares for 95,000. Can he become auditor? अलाउड होता रे 1 लाख रुपया तक? नहीं, उसको तो 1 रुपया भी अलाउड। Relative of X is holding debentures in the company for rupees 11,15,000. Can he become auditor of the company? नहीं, relatives को 1 लाख रुपया फेस वैल्यू तक अलाउड है। Mr. Y did not hold any preference shares, but after becoming the auditor, he held the shares of 85,000 only. है ना, 1 लाख तक अलाउड। उसको तो 1 रुपया का भी अलाउड नहीं है। He has to
वेकेट द ऑफिस। इसमें लोग पता है क्या लिख के आते हैं, ही इज डिस्क्वालिफाइड। अरे वो तो बन चुका है, क्वेश्चन चेंज किया है ना मैंने। आफ्टर बिकमिंग द वर्ड्स क्या यूज होता है, ही हैज टू वेकेट। चौथा नहीं मिलेगा तुमको, तो 1 रुपया का भी अलाउड नहीं है। 60 डेज तो रिलेटिव्स के लिए था। अच्छा पूछा मेरा भाई, 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट तो रिलेटिव्स को था कि अपना बेचना है। तुम तो 1 रुपया का भी अगर छू दिए ना तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। अभी तुम निर्मल स्वच्छ साफ हो, तुम अगर 1 रुपया का भी छू दिया तो तुम पापी हो। ओके, एग्जाम्पल दी, आफ्टर वाई बिकम ऑडिटिव रिलेटिव होल्ड स्टिल ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। यस माय डियर, इसमें मिलेगा पर यहां कुछ दिया लिखा नहीं है ना 60 डेज का कॉन्सेप्ट, वो तुमको एक्स्ट्रा नोट में लिखना होगा। अगर मैं प्राइमा फेसी पढ़ूं तो ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। 60 दिन का टाइम दिया रहता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो। ओके, आइए नेक्स्ट क्लॉज, यही है ना? देखो तो तुम्हारे बुक से मैच करो एक बार, मैं वेट कर रहा हूं। यही है क्या? श्योर? चलो वापस, वो कॉमन हेडिंग तो कॉमन में रहेगी। स्टार्ट रीडिंग, पहले तुम पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है ये वाला भी। चलिए लेआउट। नाउ फॉलोइंग पर्संस विल नॉट बी एलिजिबल। ध्यान से सुनो, इससे क्या पता चला पढ़कर आपको? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपने अगर कोई उधारा ले रखा है 5 लाख के ऊपर का, अब तुम सबसे पहले गंदा क्वेश्चन यही आता है जब भीड़ वाली बैचेस होती थी पहले, सर आई हैव अ क्वेरी, अगर एग्जैक्टली 5 लाख लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है? कई बार लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख, तब तो 5 लाख में भी प्रॉब्लम होगा। मतलब और कहीं ध्यान नहीं किया, ये 5 लाख से खेल रहा है एक बच्चा, होता है क्या? हाँ तो अब नहीं होगा। हाँ ये सब को लेकर भी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। अगर आपने उधारा लिया हो, लोन लिया हो, लोन नहीं लिया, क्रेडिट में परचेज किया है कंपनी से, तो वो भी लोन ही हो जाता है, क्योंकि वर्ड क्या है? इंडेक्टेड। किस किस से लोन लेने से प्रॉब्लम है बताओ तुम लोग? वेरी गुड, हमारे क्लास की बच्चियां होशियार ज्यादा है। हम लोग देखे थे किससे प्रॉब्लम है? ओशाज से। ओशाज में कौन है? ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। आप सर हम नहीं लिए सर, मैं 1 रुपया का उधारी नहीं लिया आज तक, हमको बनाइए, हम सीए, हमको बनाइए। नहीं बनाएंगे, तुम्हारा भाई ले लिया, तो सर हम क्या करें? रिलेटिव है। ओ तुम नहीं लिया ना सर, हम नहीं लिया, मेरा भाई भी नहीं लिया, मेरा पार्टनर लिया है, तो हम लोग क्या करें? कंपनी लो रिवाइज करो। उसमें लिखा था 3 लोग फंसते हैं इस चक्रव्यूह में, अ पर्सन हिमसेल्फ हु वांट्स टू बिकम और हिज रिलेटिव। सही, रिलेटिव कौन होता है? सर हम नहीं लिए सर, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उधारा लिया है कंपनी से। तुम्हारी प्रियतमा, तुम्हारी अल्फांजो, तुम्हारी गुलाब खास, तुम्हारी हेमा सागर, अगर इन लोग उधारा ले भी लेना तुमको कुछ नहीं होगा। नहीं सर, शी इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ, शी मीन्स द वर्ल्ड टू मी। वो हर चीज के कार्ड में लिखा जाता है बाबू, वो भी आजकल बंद हो गया। रिलेटिव का मतलब यहां कंपनीज एक्ट में रिलेटिव जो होता है ना, कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव होता है, जिसके अंदर फादर सन है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी रिलेटिव्स नहीं है, ये सब मैंने कंपनी लॉ में पढ़ाया था आपको।
तो कई बार एग्जाम में बहुत क्यूट सा क्वेश्चन आता है, द ग्रैंडफादर ऑफ दैट पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज टेकन अ लोन, और तुम भावुक हो जाते हो, वो ग्रैंडफादर नहीं होते तो हम कैसे होते हैं, रिलेटिव, वेरी क्लोज रिलेटिव। नहीं, grandfather is not a relative, brother's son is not a relative, sir our father-in-law not a relative, in the books अपनी वाइफ के सामने मत बोलना, बट याद रखना फादर इन लॉ ससुराल वाले भी तुम्हारे रिलेटिव नहीं है। तो ये रिलेटिव वर्ड कंपनी लॉ वाला है, पर ये समझ में आया कितने लाख के ऊपर से प्रॉब्लम होता है। कहानी में ट्विस्ट आ गया, एग्जाम में आया, डीके जी, अपने डीके जी सीए पढ़ लिए, सीए बन गए, वो उधारी लिए एक्स लिमिटेड से 3 लाख का, वो ऑडिटर बनना चाहते हैं। डीके जी की वाइफ ली है उसी कंपनी से 3 लाख का, डीके जी ऑडिटर बनना चाहते हैं। डीके जी का एक पार्टनर है शंकुदा, वो भी उधारी लिया कंपनी से 3 लाख का, ऑडिटर बनना चाहते हैं। और डीके जी खुश हो रहे हैं, हम तो बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, 3 लाख का ही है। ये भी बच्ची भी देखिए डीके जी का साथ दे रही है, सब ऐड होगा। डीके जी होशियार ज्यादा ही है, सबको सिखा दिए, देखो हम अकेला 5 लाख का करेंगे तो फंस जाएंगे, सबको ये ना अपना अपना अलग अलग करो। तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ये जो वर्ड है ना, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, द वर्ड और विल बी रेड एज एंड, सब जोड़ कर देखा जाएगा। डीके जी और गंदा काम किए, 2 लाख लिए कंपनी से, 1 लाख सब्सिडरी से, 70,000 एसोसिएट से, ऐड होगा। समझ में आया? सब लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी करके एग्जाम में 3 लाख का फिगर बस मशाल लेके ढूंढता है, 5 लाख का मोड़ वाला फिगर, और सब उसको आंसर में 3 लाख दिखाई देगा। एक लड़का तो खुश हो गया, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, टेकिंग विद इन द लिमिट्स, ही हैज ऑलरेडी क्रॉस द लिमिट्स। व्हाई? क्योंकि वो +3 करोगे ना तो वर्किंग नोट, सब कैलकुलेटर भूल के आ गए घर पर, अब कैसे करें कैलकुलेटर, पास वाले पड़ोस का उठाओ और उसमें ऐड करो, 3+3+3 कितना होता है, तुम फंस चुके हो। मजा आया ना? सर समझ में नहीं आ रहा, आइए आपके लिए 3 बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं, फुल पेज करो, खेलेंगे इन लोग अभी। But I have wonderful question of collections. Start reading, full screen. ये पीपीटी आपको दिया गया है, बहुत brainstorming questions हैं। पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। Layout DKG. Now, Mr. X, a CA, wants to become the auditor of Z Limited. He has purchased the goods on credit for rupees 6 lakhs. Credit period is not yet over. Now, उसका payment का due date आया है. Can he become auditor? क्यों? But credit period is not yet over. वेरी गुड, ये जो क्रेडिट पीरियड इज नॉट येट ओवर, ये तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है। हम कहीं ये लिखा था हिज पेमेंट इज ड्यू, इनडेटेड मतलब तुम जैसे उधारा लिया है
क्रेडिट पर लिया, यू आर इंडेटेड इमीडिएटली फ्रॉम दैट टाइम. तो सर आंसर क्या लिखेंगे? अब मत भोला बनना. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अ पर्सन कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर इफ ही और हिज relative or his partner is indebted for more than 6 lakhs to OSHAs. एग्जाम में OSHAs लिख के मत आ जाना. For more than 5 lakhs. Next. क्रेडिट कार्ड से 6 लाख का गुड्स खरीद लिया, कैन ही बिकम ऑडिटर? इस बार यस है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो अब आपको बैंक के प्रति ड्यू है. बैंक वाला तो कंपनी को चुका ही देता है. मजेदार क्वेश्चन था ना, कि क्रेडिट कार्ड के केस में आपका जो पेमेंट है वो बैंक के प्रति ड्यू है. बैंक वाला तो चुका ही देते हैं ना. इसको अच्छे से सेव करना है इस पीपीटी को, वहां लिख देना चैप्टर के हेडिंग पर. पीपीटी क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्रेडिट कार्ड में कैन ही बिकम? यस, बिकॉज व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बैंक हैज ऑलरेडी पेड द कंपनी वाला. यस, वेरी गुड. कि तुम पढ़ा हुआ होगा भी रिसेंटली, इसलिए सब याद हो. राइट. और नेक्स्ट देखो, a chartered accountant Mr. Rahul is indebted to the company for 2 lakhs, his partner for 3 lakh, not towards the company but towards holding company, and relative of Rahul is indebted to associate company of 1 lakh. ये वही वाला केस है, डीकेजी वाला. जोड़ो कितना हो रहा है? more than 5 lakhs हो रहा है ना. is Rahul disqualified? yes. एग्जाम में ऐसे यस नहीं लिखना, एग्जाम में तो पूरा वो प्रोविजन लिखना है. अ पर्सन कैन नॉट बिकम ऑडिटर, याद हो गया होगा, इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इंडेटेड टू ओशास फॉर मोर देन 5 लाख रुपीज. बोलो यहां तक कूल एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? वेरी गुड बैच. नेक्स्ट क्लॉज में आइए. सही है ना? अभी भी हम सही दिखा रहे हैं क्या? हम लोग अभी कहां पहुंचे हैं पता है सर? पता नहीं. सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का पॉइंट नंबर देखो, दिख रहा है आपको ये? अब तुम लोग पढ़ो, हम वेट करेगा. हम पूरा आंसर राइटिंग भी सिखाया, ऐसे अंडरलाइन करने नहीं बुलाया आपको. एंड जेन्युइनली अगर कोई रिकॉर्डेड मोड में देख रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेशली सेंटर की रिकॉर्डिंग क्वालिटी, मेरी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. वीडियो एक्सप्रेशन एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. Start reading. आपने लोन नहीं लिया है, आपने क्या किया है? गारंटी दिया है कि चलिए उसको लोन दे दीजिए, वो अगर पैसा नहीं चुकाएगा, लेआउट, वो अगर पैसा नहीं चुकाएगा तो हम है ना, हम पैसा चुका देंगे. डिड यू गेट द वर्ड्स? गारंटी का मतलब समझ में आता है? पर्सनल गारंटी. ही डजंट रिपे, आई एम हियर, डोंट वरी. आप थर्ड पार्टी को लोन दिलवाए, उसमें आपने गारंटी दिया है. किसको गारंटी दिया है? ओशाज को. कितने का गारंटी दिया है? ग्रेटर देन रुपीज 1 लाख. ओके. या आपने अपनी कोई सिक्योरिटी ऑफर की है कि वो पैसा नहीं चुकाता है तो मेरा सिक्योरिटी, मेरा ये टेंजिबल सिक्योरिटी आप लोग ले जाइएगा, मेरा ये सामान आप बेच दीजिएगा अगर वो पैसा नहीं चुकाता. कितने के ऊपर का? याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना. तुम जब खुद लोन ले रहा था, वैल्यू था ग्रेटर देन 5 लाख. एग्जाम में पता है क्या आएगा? एक दूसरे आदमी को 4 लाख का इंडेटेडनेस बैंक से तुम दिलवा रहा है, पर रुको, पर तुम्हारा गारंटी 1.5 लाख का है. फंस गया, तुम नहीं बन पाएगा. सारा इंडिया क्या करता है? इंडेटेडनेस का फिगर देखता है. देखना होगा कि तुम इंडेटेड है तब तो मोर देन 5 लाख ट्रिगर हो रहा है. दूसरा आदमी इंडेटेड कितने का भी हो, पर तुम्हारा गारंटी और तुम्हारे तरफ से सिक्योरिटी अगर ओशा को ग्रेटर देन 1 लाख का जा रहा है, तुम्हारा या तुम्हारे रिलेटिव का या तुम्हारे पार्टनर का या सबका मिला जुला के भी अगर 1 लाख के ऊपर जा रहा है, then you cannot become auditor. Is it okay everyone? हाँ या ना बोलो? पक्का मजेदार था ना? वेरी वेरी गुड. ये कहां सर पढ़ा दिया आप? आओ ना इधर. इंडेटेड मिला पूरे बैच को. इंडेटेड में फिगर्स क्या था? ग्रेटर देन रुपीज 5 लाख. और गारंटी में या और एक वर्ड था सिक्योरिटी.
यहां था ग्रेटर देन ₹1,00,000, और ये ओशा दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैं ध्यान से देखिए, 15 मिनट और चलेगा भी। इज इट ओके? चेक कर लीजिए। So the questions कैसा आएगा? I am repeatedly doing that what type of questions will come? I am repeatedly doing this. कि questions कैसा आएगा मैं तो फोकस कर ही रहा हूं आपके साथ। और आज मैंने आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक रॉ मीनिंग बताया, रॉ बेसिक मीनिंग, जहां सिस्टमैटिक वर्ड क्यों यूज होता है बताया, इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज होता है बताया, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है सेक्शन 141। ये सारे पॉइंट्स क्यों आए हैं 141 में? सर सिलेबस बढ़ाने के लिए। अरे नो, हम चाहते थे कि इंडिपेंडेंट आदमी ऑडिट करे, तो ये सब शख्स का जिनका ऐसा ऐसा लेना देना नहीं है वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक शायरी सुनो, ये जो डी नंबर क्लॉज है उसके लिए एक शायरी है। 3 लोग फंसते हैं, 5 का चक्रव्यूह है और 3 बातें हैं। 3 लोग कौन है? वो इंसान खुद, रिलेटिव या पार्टनर। 3 लोग फंसते हैं, 3 बातों में फंसते हैं। क्या क्या 3 बातें थी? आपका कोई भी शेयर होल्डिंग, इंडेटेडनेस, गारंटी। 3 लोग फंसते हैं, 3 बातों में फंसते हैं, 5 का चक्रव्यूह है, OSHAS। 3 लोग फंसते हैं, 3 बातों में फंसते हैं, 5 का चक्रव्यूह है और अलग अलग फिगर्स हैं। शेयर होल्डिंग तुम्हारी तो 1 रुपए की भी नहीं हो सकती, ना तुम्हारी पार्टनर की। इंडेटेडनेस मोर देन 5 लाख में आप फंस जाओगे। गारंटी सिक्योरिटी दूसरों के लिए आपने दिया है इन लोन वोन के लिए, तो आप 1 लाख के ऊपर होते ही फंस जाओगे। सो इजी। ओके, कम। पॉइंट नंबर ई, थोड़ा सा रीड करो और सुनो सुनो। ई है ना, थोड़ा बड़ा है। ई में क्या है देखो, एक वर्ड है जिसका मेन यहां पर यूज होने वाला है, दैट इज बिजनेस रिलेशनशिप। और इन्होंने क्या किया, बिजनेस रिलेशनशिप को फिर डिफाइन किया है, और डिफाइन करने के समय डिफाइन भी किया है एंड व्हाट इज एक्सक्लूड वो भी लिख दिया है। तो यहां तक बेसिकली ये पूरा एक ही क्लॉज है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड इट वंस। और यहां एक नया लाइन भी ऐड हुआ है ओशास के अलावा। स्टार्ट रीडिंग सो दैट, और इसमें थोड़ा लाइन छोटा है, रिलेटिव नहीं आ रहा है, देखोगे मतलब रिलेटिव इनडायरेक्टली आ सकता है, बट अ पर्सन और अ फर्म ही दिया हुआ है सिर्फ। स्टार्ट रीडिंग। Start reading, everyone. A person who has business relationship with the company, subsidiary, holding, associate or subsidiary of such holding company, ये तो पहले भी थे ना ओशाज में, own company, holding, subsidiary, associate, एक्स्ट्रा लाइन क्या जुड़ा है, और एसोसिएट कंपनी ऑफ सब्सिडरी, ये एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गया इसमें, मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया, दिखा तुम लोग भी कर लिया। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। सर हम समझा नहीं, एग्जांपल दीजिए। सपोज हम एक पब्लिशिंग हाउस, नाम सुना है सुल्तान चंद, टाटा मैग्रॉ हिल्स या ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस, उसके लिए हम ना बुक लिखता है, वो मेरे को रॉयल्टी देते हैं मेरे बुक सेल होने पर, मतलब ओके। अब हम सीए भी है, अब हम क्या उसी टाटा मैग्रॉ हिल्स लिमिटेड का ऑडिटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा उनके संग एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इफ आई एम हैविंग कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और माय फर्म इज हैविंग directly or indirectly any commercial transaction with these persons, then I cannot be appointed as auditor. Reason? Auditor has to be an independent person, जैसा आज भी देखे थे हम लोग। अब समझ में आ गया commercial transaction मतलब। बट इसमें अच्छा किया एक चीज, हम रोमन 2 पहले पढ़ाएगा, क्या एक्सक्लूडेड है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से, देखोगे आप।
व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कमर्शियल ट्रांजैक्शन? देखो, बोलता है सुनो ना, हम जियो का पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, रिलायंस जियो का। बिल आता है हर मंथ के एंड में, हम दे देता अगले महीना उसका पेमेंट। तो अब रिलायंस जियो का टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये सबको देते हैं, वो पूरे दुनिया को वो पोस्टपेड कनेक्शन देते हैं। हम भी ले लिया और मेरे को कोई एक्स्ट्रा फेवर थोड़ी दिया है, जैसा रेट पे दुनिया के लिए प्लान था मेरे लिए भी वही प्लान था, मंथली प्लान। तो क्या मैं रिलायंस जियो का ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि हम जियो का मोबाइल यूज कर लिया, फोन? बात तो सही है ना, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन देख के तुम बोलेगा सर आपका और जियो के बीच में तो हर महीना का एक आदान प्रदान होता है। शॉपर स्टॉप गए हम, वहां से हर महीना शर्ट लेते हैं, तो हम क्या शॉपर स्टॉप का ऑडिटर नहीं बन पाएंगे? हम आईटीसी होटल में हर महीना रुकते हैं शौक से, तो क्या हम आईटीसी होटल का ऑडिटर नहीं बन पाएंगे? तो इन्होंने समझाया है दैट बिजनेस रिलेशनशिप मींस कमर्शियल ट्रांजैक्शन। बात बॉयज एंड गर्ल्स, अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, एक होटल वाले का तो बिजनेस ही है, होटल में जो आएगा भाड़े पर देने का, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वाले का तो बिजनेस ही है। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर इस टाइप के ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहे हैं एंड उसी रेट पर हो रहे हैं जो सबके संग हो रहे हैं, यानी नो फेवरेटिज्म शोन टू मी, उसको अकाउंट्स टीचर बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, मतलब नो एक्स्ट्रा फेवर शोन टू मी। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स में कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एंड एट आर्म्स लेंथ हो रहे हैं, तब फिर हमको बिजनेस रिलेशनशिप क्लॉज के अंदर नहीं फंसाया जाएगा। सर आपको पता है कैसे चलता है? इतना कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप होता तो मैं फंसता, बट इट मीन्स एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बट इट एक्सक्लूड्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब सेम प्राइस लिख देना जो मार्केट में सबको दिया जाता है, और वो कंपनी का बिजनेस है उस टाइप का काम करने का। बाई कंपनीज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, अदर बिजनेस। लैंग्वेज देखो, तो ये लाइन आंसर में लिखना पड़ता है फिर रीजन में, द वर्ड बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स। पढ़ के देखिए, एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन लर्न करना होगा, बट व्हाट इज एक्सक्लूडेड? जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंड एट मार्केट प्राइस होता है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब क्या हो गया? मार्केट प्राइस सेम फॉर एवरीवन। आर्म्स लेंथ मतलब ट्रांसपेरेंट डीलिंग हुआ है, जो प्राइस पर सबके साथ होता है वही मेरे साथ हुआ है, नो एक्स्ट्रा फेवर हैज बीन शोन टू मी। तो ऐसे सिचुएशन में तब मत फंसा देना सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ था ना आपका आईटीसी के संग, आप हर संडे वहां रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, अब तो आप ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो कौन बोला? एक्सक्लूड किया हुआ है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स एंड एट आर्म्स लेंथ। ओके, पक्का? और एक चीज एक्सक्लूड किया हुआ है, देखो ऊपर रोमन 1 में, रोमन 1 में एक और एक चीज एक्सक्लूड किया गया, लिखा है कि कुछ सीए लोग का कुछ कुछ काम होता है कि आप सपोज बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक वाले बोलते हैं आपका पिछले 2 साल का एक्सपोर्ट का एक सर्टिफिकेट लाइए। अब सीए का एक काम होता है, और वो कंपनी तुमसे एक सर्टिफिकेट लिया था अपने लोन के समय, इसी साल लिया था सपोज, सर्टिफिकेट बैंकर्स को देने के लिए, या तुमसे कोई वैल्यूएशन करवाया था वो सीए वो कंपनी, तो ये लिखा हुआ है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूड, लिखा है कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज rendered by an auditor under the Chartered Accountants Act or the rules under those acts। इस एक्ट के अंदर भी कुछ कुछ लिस्ट अलाउड है, आपको पढ़ोगे आप, और कुछ कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर एक्सक्लूडेड जो प्रोफेशनल सर्विसेज होता है। प्रोफेशनल सर्विसेज का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? देखो, सर्टिफिकेट टू बैंकर्स, एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। यहां पे हम लिखा था ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं माने जाएंगे फिर ये, सर्टिफिकेट टू बैंकर्स कॉमा वैल्यूअर्स। तो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप में जो प्रोफेशनल सर्विसेज आप देते हैं टू दैट कंपनी, लाइक सर्टिफिकेशन, या और एक क्या था? वैल्यूअर। अब तुम एक क्वेश्चन पूछने वाला है, सर हम सीए, हम कंपनी का बुक कीपिंग करता है, हम ऑडिटर बन जाएं? कभी नहीं अलाउड है। ये तो आपको शायद पता है ना, बुक कीपिंग, अकाउंट्स कोई और मेंटेन करता है, ऑडिट कोई और करता है। सर आपकी बुक में लिखा है ना प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं माना जाएगा, ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। तुम्हारा बुद्धि का पूरा ही अनप्रोफेशनल हो गए हो क्या? हाउ अ पर्सन हु इज डूइंग मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ही विल हिमसेल्फ ऑडिट? ये तो वही बात हो गया, स्टूडेंट ही पेपर लिख के आया, अपना सीए फाइनल का पेपर खुद चेक करेगा। सो इट हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो रिमेंबर, बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बट व्हाट इज एक्सक्लूडेड?
the commercial transactions which are in the nature of professional services rendered by an auditor or audit firm under the act, मतलब under Companies Act. ये लिस्ट पढ़ोगे हम लोग सेक्शन 144 में. कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ चीजें अलाउड होती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी कुछ कुछ चीजें अलाउड होती है. तो वो वाले बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माने जाएंगे. यानी अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशनल सर्विस कर रहा है जो कंपनीज एक्ट में अलाउड है, या ऐसा प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में अलाउड है, तब वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा. या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स एंड एट आर्म्स लेंथ में हो रहा है, वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा. एग्जाम्पल्स कॉमा देके इनकॉर्पोरेट कर लिया. तो ये सारी चीजें हम लोग आज कर चुके हैं. सो आई गिव 1 मिनट टाइम. एक बार फिर पढ़ो इसको. वैसे एग्जाम में क्लॉज ई कम आता है. सर क्यों बताया, हम नहीं पढ़ेगा अब. नहीं, क्योंकि टफ है. फाइनल्स में ये बहुत आता है. फाइनल्स के एग्जाम में ई से ज्यादा देते हैं, क्योंकि इंटर के स्टूडेंट्स लोग जब हम लोग देखते थे, उन लोग इसको सजा के लिख नहीं पाते थे. बट अब मेरे को लग रहा है फॉर ऑल द कोर्सेज इट इज इंपॉर्टेंट. ये पूरा लर्न करना होगा. बिजनेस रिलेशनशिप इज एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बट कौन से दो एक्सक्लूडेड अभी याद करो. Which two commercial transactions excluded? Sir, commercial transactions which are in professional services rendered under Companies Act, permitted under Companies Act and under Chartered Accountants Act or any other law. और एक क्या था? Commercial transactions in the ordinary course of business and is a very important line, arm's length, like telecommunication, hotel, इस टाइप के services. Examples और भी हो सकते हैं. Such other similar business लिख दिए. Last, point F. A person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or KMP. मतलब क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा ये वाला. Relative of director or relative of KMP of the company. ये लिख दो बस ये लास्ट लाइन को. उसका मतलब RD मतलब अगर आप उस कंपनी के रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव वहां डायरेक्टर है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते. या आपका रिलेटिव अगर केएमपी है कंपनी का, आप नहीं है. आप होते तो अब तो अच्छा, अगर हम खुद डायरेक्टर, हम कौन से क्लॉज में मने हो जाते? ऑफिसर और एम्प्लॉय में. सर हम नहीं है, मेरा भाई बहुत पढ़ लिख लिया सर, लंदन से आया, डायरेक्टर बना है. तुम भी नहीं बन पाओगे उस कंपनी का. सर मेरा भाई सब्सिडरी का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहां बन जाओ. पर तुम अगर द कंपनी लिख देना, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ केएमपी है ऑफ द कंपनी, लिख दिया शॉर्ट हैंड नोटेशंस. उसी तरह ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. पता है हम लोग चाहते हैं कि ऑडिट का क्वालिटी हमेशा अच्छा रहे. तो ऑडिट का क्वालिटी अच्छा रहे, इसके लिए अगर कोई आदमी ऑलरेडी कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता. ऐसे भी आप बताया था ना, प्रैक्टिस और सर्विस. पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अलाउड होता है, पर अगर फुल टाइम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो यहां ऑडिट आप. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंसान, सब कोई सुन रहे हो ना, एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनी ऑडिट्स का असाइनमेंट ले सकता है? एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल सीए मैक्सिमम कितने कंपनी ऑडिट्स ले सकता है इन अ ईयर? सर आपको क्या जलन है? वो कितना भी ले, वर्क का क्वालिटी खराब होगा, फिर बेटा सिर्फ साइन करेगा. तो लॉ में लिखा हुआ है मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. स्टैट्यूटरी ऑडिट्स की बात हो रही है. आज सुबह से मैं बता रहा हूं हम लोग का ये डिस्कशन किस ऑडिट के अराउंड है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सीए लोग का ऑडिट रिपोर्ट जाता है. अब रुको, अगर फर्म है तो 20 कंपनी ऑडिट्स पर पार्टनर. फर्म में अगर 4 पार्टनर्स हैं तो ये फर्म 80 कंपनी ऑडिट्स ले पाएगा. बट 20 कंपनी ऑडिट्स को काउंट करने के समय ऐसा लॉ में आता है ना, कुछ इंक्लूड नहीं होंगे. मतलब एग्जाम में आएगा एक सीए इंडिविजुअल 25 कंपनी ऑडिट ले लिया, गुस्सा मत होना. उसमें से लिखा रहेगा 2 ओपीसी का ऑडिट है, 3 डोरमेंट कंपनी का ऑडिट है, 5 स्मॉल कंपनी का ऑडिट है. वो सब एक्सक्लूडेड कैटेगरी में. जैसे बचपन में याद है पढ़ते थे, प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स. तुम्हारे एग्जाम में आया 250 मेंबर है, गुस्सा मत होना. समझ गए? 60-70 वो वाले लोग हैं जो एक्सेप्शन के कैटेगरी में आ रहे हैं. तो उसी तरह बच्चा लोग, लुक हियर एवरीवन, मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स, फुल पेज कर दिया ना, पर पार्टनर. और कौन कौन एक्सक्लूड होते हैं? ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनीज, फुल पेज है ना, प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल
100 करोड़ के नीचे हो, यानी हर प्राइवेट कंपनी एक्सक्लूडेड नहीं हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के नीचे हो, ये इन लोग काउंट नहीं होगा 20 कंपनी ऑडिट्स के लिमिट में। रिमेंबर, इन लोग 20 कंपनी ऑडिट्स के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। और ये 20 कौन से ऑडिट्स की बात हो रही है? स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। जैसे कि तो पर्सन, अगर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे है? अगर हम ऑलरेडी 20 कंपनी ऑडिट्स होल्ड कर रखा है, आई एम डिस्क्वालिफाइड। अगर हम 19 कंपनी ऑडिट्स ले रखे हैं, कैन आई बी अपॉइंटेड? मेरे को अगर कोई दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे लाइफ में तो दूसरे प्रॉब्लम्स इन लाइफ मतलब जितने सारे ग्राउंड्स पड़े हैं आज, आई कैन बी अपॉइंटेड। बट एग्जाम में क्या किया पता है? हम 19 लेआउट ये 4 याद रहेगा नाम, ओपीसी, डॉर्मेंट, स्मॉल एंड चौथा नाम क्या है? प्राइवेट कंपनी। रॉन्ग आंसर है। वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ हो। तुम भूल से भी प्राइवेट कंपनी माइंड में मत रखना, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 150 करोड़ का है, वो काउंट हो जाएगा। 100 करोड़ के नीचे वाले एग्जेम्प्टेड है। एग्जाम में क्या है पता है? 20 कंपनी ऑडिट्स में ये सब का फिगर्स दे दिया तुमको टैक्स ऑडिट काउंट नहीं किया जाएगा। बताइए इस 20 कंपनी ऑडिट में, 20 कंपनी ऑडिट्स का जो क्वेश्चन है ना, 20 कंपनी ऑडिट्स, उस पर ये क्वेश्चन भी एक बार आ गया। टैक्स ऑडिट काउंट नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी काउंट होता है। प्रोप्राइटी ऑडिट बोल के एक चीज होगा, EI स्पेलिंग रॉन्ग है, आप अभी जानते नहीं हो मीनिंग, आने वाले क्लासेस में सीखोगे। काउंट नहीं होगा। फॉरेन कंपनी, कई लोग बोलते हैं इट्स नॉट अ कंपनी, काउंट मत करो। ब्रांच काउंट नहीं होते हैं, पार्टनरशिप ऑडिट काउंट नहीं होते हैं, पर सेक्शन 8 कंपनी का ऑडिट काउंट होता है। अच्छा, 1 कंपनी एंड 30 ब्रांचेस का ऑडिट तुमको और मिला है। प्लीज सुनो सब कोई, तुम 19 के हो और तुमको 1 कंपनी एंड 30 ब्रांचेस मिला है, तो 1 माना जाएगा, क्योंकि वो उसी के, समझ में आ रहा है आपको? तो ये 20 कंपनी ऑडिट्स पे कई बार सम में आया है, उसे टैक्स ऑडिट भी मिला है, उसे प्रोप्राइटी ऑडिट भी मिला है, तो इसको भी हम सॉल्व करवा दिया कि कौन सा काउंट होता है और कौन सा काउंट नहीं होता है। पक्का एवरीवन? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सच्ची में अब लास्ट है। यहां पर एक क्वेश्चन है, ओ वेरी गुड, इन न्यू बुक्स। ये जो है ना बिजनेस रिलेशनशिप पे अच्छे क्वेश्चंस है नए बुक्स में। यहां लिखोगे बिजनेस रिलेशनशिप, तुम्हारी बुक में भी होगा ना, नया बुक्स में क्वेश्चंस ऑन, पढ़ो एक बार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। स्टार्ट रीडिंग। CA हैज प्रॉपर्टी, ही गेव इट इन रेंट ऑन रेंट टू द कंपनी। वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा, बताओ क्यों? कमर्शियल ट्रांजैक्शन है भाई, रेंट आ रहा है हर महीना, अभी पढ़े थे ना आज हम लोग। लोन देने से भी ऑडिटर नहीं बन सकता, बताओ क्यों? कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी आ गया। इंडेटेडनेस तो बेसिकली क्रेडिट, बेसिकली तुमको क्या करेगा, बुद्धू बनाएगा, इंडेटेडनेस क्लॉज दिखाएगा, पर तुम तो कमर्शियल के अंदर भी फंस जाओगे। कई बार तुम्हारा 5 लाख एक्सीड नहीं हो रहा होगा, पर अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन एलिमेंट के कारण तुम फंस जाओगे। अब तुम थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से पढ़ो। तुम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो ऑन कैश बेसिस, तुमको लगेगा अब क्रेडिट थोड़ी है, फंस जाओगे, बताओ क्यों? कमर्शियल ट्रांजैक्शन। और ये तो वो वाला है जो हम पब्लिशिंग हाउस का एग्जांपल दिया था तुमको। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इधर देखो ऊपर, एक ऑडिटर जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सीए का बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीएस में भी आया हुआ है, सीएमए में भी। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है, थोड़ा थोड़ा वो एडवांस लेता रहता है, प्रोग्रेसिव बेसिस, मतलब एज द वर्क इज कंप्लीटेड। तो 7 लाख उसका जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ले लिया, जितना काम कंप्लीट हुआ, तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाता है, प्रोवाइडेड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। ये रेजोल्यूशन होगा, एक OR पास करना पड़ता है दैट आवर ऑडिटर विल रिकवर हिज फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं माना जाता है कि डिस्क्वालिफाइड है। प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब लिख दिया, जितना वर्क कंप्लीट हुआ उतना ले लिया। तो ये CA इंस्टीट्यूट का डिसीजन है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडेटेड, लिख देना, ही विल not be considered as indebted if he is recovering the fees on progressive basis. He will not be considered as indebted. He will not be considered as indebted even if he is recovering the fees on progressive basis. He will not be considered as indebted even if he is recovering the fees on progressive basis.
he will not be considered as indebted. पढ़ के देखिए. ओके, चलिए लंबा सांस. ये दो होमवर्क लिख लीजिए, अगले दिन करवा देंगे. वैसे पॉइंट एच दिख रहा है आपको? एच क्या बोलता है पता है? अगर किसी कोर्ट ने तुमको फ्रॉडस्टर घोषित किया है और 10 साल घोषित किए हुए पूरा नहीं हुआ है, तो तुम्हारे जैसा आदमी 10 साल तक किसी कंपनी का ऑडिटर. सर ये तो लग रहा है वो सत्यम का जो पार्टनर को उस टाइप के केस के बाद ही आया ही है कि अगर तुम इतना फ्रॉड, तुमको एक मैनेजमेंट के साथ मिलकर फ्रॉड किए थे कहीं पर और तुमको फ्रॉडस्टर घोषित किया गया है, तो 10 साल. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग फ्रॉड तो याद कर लेते हैं, बट कितने साल बीत जाने चाहिए सजा मतलब सजा आए हुए? 10 years अगर पास नहीं हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते. सिंपल था, आज ही करवा दिया होमवर्क भूल के. एक और कर देते हैं तब खत्म हो जाएगा ये पेज. और लास्ट पॉइंट, वैसे आप याद है, आप 1 मिनट इफ यू फॉरगेट, कितने ग्राउंड्स थे? 11. पहले 3 सबको याद है? बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉय, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय. डी नंबर पता मेरे को कैसे याद था? अक्सर डी के अंदर 3 क्लॉज थे. इन शेयर होल्डिंग, इंडेटेडनेस, गारंटी. 6 याद हो गए. 7वां बिजनेस रिलेशनशिप, अरे वाह 7 याद हो गए. 8वां रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द कंपनी. 9th वाला 20 कंपनी ऑडिट्स पर पार्टनर वाला जो था कि ऑलरेडी 20 अगर ऑलरेडी ले रखे हो तब तो हमारे यहां तुम डिस्क्वालीफाइड हो. और ये 10वां फ्रॉडस्टर हो और 10 साल पार नहीं हुआ है. लैंग्वेज ये प्रैक्टिस करना थोड़ा. हाँ, मैं अगले दिन रिवाइज कराऊंगा, अभी फास्ट में किया हूं. और 11 नंबर, जैसे मैंने बोला था, अगर तुम बुक कीपिंग का काम करते हो तो तुम ऑडिटर. सर आपको पता कैसे चला? यहां लिखा हुआ था, अ पर्सन हु रेंडर्स एनी सर्विस मेंशन्ड इन सेक्शन 144 में लिस्ट दिया हुआ है प्रोहिबिटेड सर्विसेज का. अगर तुम कोई भी ऐसा सर्विस, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बुक कीपिंग. 144 अगले दिन पढ़ाऊंगा. तो अगर तुम कोई ऐसा सर्विस करते हो जो सेक्शन 144 में लिखा हुआ है, टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, इन तीनों जगह अगर तुम ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर करते हो, लिस्ट है, तब तुम ऑडिटर नहीं बन सकते. अगर तुम प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर करते हो तो तुम फिर ऑडिटर नहीं बन सकते. रिमेंबर. अब बताओ, ग्राउंड्स 11 ग्राउंड्स पूरे ग्रिप में आ गए. अब ये मत पूछना क्वेश्चंस कैसे आएंगे. मैंने पता आपको 18 केस स्टडीज करवा दिए. कैसे? वो जो अपने पीपीटीज में सारा का दिमाग से सोचने वाला जो इनकॉर्पोरेट करके. और सुनो, जितना मैंने करवाया उतना आया ही नहीं एग्जाम में. 18 में से 4 आए हुए, यानी 14 एक्स्ट्रा करवाए. इस टाइप के बुद्धि वाले क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए नहीं. दे हैव आस्क्ड एकदम बेसिक बाबा क्वेश्चन, जहां पे बस तुम्हारे को बेसिक प्रोविजन लिखना है. तो ये क्लास इंपॉर्टेंट था कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज भी अगर आप कर रहे हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते. इज इट ओके विथ एवरीवन? तो अब हम लोग ऑडिट शुरू कर चुके हैं. कंपनी ऑडिट के ये सेक्शंस शुरू कर दिए हैं. कभी कभी कुछ क्लास में खाली रूम में रिकॉर्ड करके भी आपको भेजूंगा. हो सकता है आज भी कुछ करूं आने वाले हफ्ते के लिए, बिकॉज ही विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो आई विल हैव सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स. पर समझाऊंगा यहां बुलाकर वापस से. जो लोग आते हैं और जो घर में हैं, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9830259002. और ये पीपीटी इसी नोट्स का था, तो उसको लेकर टेंशन में नहीं आना. और बुक के पीछे वापस यही सब एरोज बने हुए हैं. और ये 144 अगले दिन हम लोग करेंगे, दैट दीज आर द सर्विसेज व्हिच आर अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड. बहुत फेमस क्वेश्चन आता है यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सी यू अगेन टुमारो 9:15. बाय. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए.
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।